विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्यखंड के अध्याय 6 में वर्णित साहित्यकार कवि रघुवीर सहाय द्वारा रचित रचनाएं, पहली रचना जिसका शीर्षक है वसंत आया और दूसरी रचना जिसका शीर्षक है तोड़ो से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। पहली कविता वसंत आया से संबंधित अभ्यास प्रश्न इस प्रकार से है। पहला प्रश्न, वसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिली? इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, वसंत आने पर वृक्षों पर चिड़ियाएं कुहकने लगती है, पेड़ों के पीले पत्ते नीचे गिर पड़ते हैं, हवा में हल्की तपन आ जाती है, ढाक और पलास के फूल खिल जाते हैं, आम पर बोर आ जाते हैं। परंतु कवि को वसंत आगमन की सूचना प्रकृति में आए हुए इन परिवर्तनों से नहीं होती, अपितु कैलेंडर से प्राप्त होती है। वसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे प्राप्त होती है? प्रकृति में होने वाले वसंत आगमन के साथ प्रकृति में होने वाले परिवर्तन, जैसे कि वृक्ष पर चिड़ियाओं का कुहुकना, पेड़ों के पीले पत्ते होकर नीचे गिर पड़ना, हवा में हल्की सी गर्माहट और तपन का आ जाना, ढाक और पलास के फूल खिल जाना, आम पर बोर आ जाना, इस प्रकार के प्रकृति में परिवर्तन होते हैं। कवि कहते हैं कि कवि को वसंत आगमन की सूचना प्रकृति में हुए इन परिवर्तनों से नहीं मिलती, अपितु कवि को कैलेंडर से इसकी सूचना प्राप्त होती है कि वसंत ऋतु का आगमन हो गया है। वसंत पंचमी अमुक तिथि और अमुक दिन को होगी, इस बात की जानकारी भी कैलेंडर से ही कवि को होती है। वसंत पंचमी अमुक तिथि और दिन को होगी, यह कैलेंडर से पता चला। उसको यह भी पता चलता है कि दफ्तर में वसंत पंचमी के दिन छुट्टी होगी। अगला प्रश्न है, कोई 6 बजे सुबह फिरकी सी आई चली गई, पंक्ति में निहित भाव स्पष्ट कीजिए। वसंत ऋतु में प्रातःकाल की हवा अत्यंत ताजी, सुखद, शीतल एवं सुगंधित होती है। जैसे जैसे सूरज का ताप बढ़ता है, हवा का तापमान भी बढ़ता चला जाता है और उसकी शीतलता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। हवा तेजी से चलने लगती है, ऐसे लगता है जैसे कोई फिरकी घूम रही हो। जैसे फिरकी घूम रही हो और फिरकी लगातार घूमती रहती है, उसी प्रकार से हवा का आना और हवा का जाना कभी को ऐसे लगता है मानो फिरकी घूम करके वापस चली गई हो। ऐसे लगता है जैसे फिरकी घूम रही हो, वैसे ही हवा तेजी से आती है और चली जाती है। अगला प्रश्न है, अलंकार बताइए। बड़े बड़े पियराए पत्ते, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई चली गई, कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल। इनमें हमें अलंकार बताना है। बड़े बड़े पियराए पत्ते, इसमें बै वर्ण की आवृत्ति हुई है, बै वर्ण की आवृत्ति हुई है। पियराए पत्ते, इसमें पै वर्ण की आवृत्ति हुई है, पै वर्ण की आवृत्ति हुई है। बड़े बड़े, एक ही शब्द की आवृत्ति हुई है। जब एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो तो उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य होता है। पियराए पत्ते, पै और पै वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य निहित है। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, जैसे सुबह नहा करके आई हो। सुबह को व्यक्ति की तरह नहाते हुए दिखाया गया है। इस प्रकार व्यक्ति द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों को यदि प्रकृति के अंदर होने वाले उपादानों पर आरोपित कर दिया जाता है तो उसमें मानवीकरण अलंकार का सौंदर्य दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार कोई 6 बजे सुबह, इसमें सुबह का मानवीकरण कर दिया गया है। जैसे जैसे आते ही उत्प्रेक्षा अलंकार का सौंदर्य हमें दिखाई पड़ता है। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, जैसे से उत्प्रेक्षा अलंकार। खिली हुई हवा आई, हवा आई। जिस प्रकार मनुष्य आता है, व्यक्ति आता जाता है, उसी प्रकार से हवा भी आई, तो हवा का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। फिरकी सी, इसमें उपमा अलंकार है। चली गई, कि दहर दहर दहकेंगे कहीं,
इसमें दहर दहर एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है। जब एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो और शब्द का अर्थ परिवर्तित नहीं हो, ऐसी स्थिति में उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। दहर दहर, इस प्रकार इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दहर में दैवर्ण, दहर में दैवर्ण और दहकेंगे में दैवर्ण, दैवर्ण की आवृत्ति हुई है। दहर दहर दहकेंगे, इस प्रकार इसमें अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य निहित है। किन पंक्तियों से ज्ञात होता है कि आज मनुष्य प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य की अनुभूति से वंचित है? और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे, कहीं ढाक के जंगल आम बोर आवेंगे। कवि ने कभी भी प्रकृति में ढाक के जंगलों को दहर दहर दहकते यानी लाल लाल खिले हुए फूलों के सौंदर्य से भरा हुआ नहीं देखा। कभी भी कवि ने प्रकृति में आम और बोर नहीं देखे, आम्र मंजरी नहीं देखी, आम पर आए हुए बोर नहीं देखे। कवि ने इन सब को केवल कविताओं में पढ़कर ही जाना। किताबों में, कविताओं में पढ़ करके ही उसने प्रकृति में होने वाले इन परिवर्तनों के बारे में जाना। उसने स्वयं प्रकृति का साक्षात्कार नहीं किया। इन पंक्तियों से यह पता चलता है कि आज मनुष्य प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य से वंचित हो गया है। वह उस सौंदर्य को प्रकृति निरीक्षण से नहीं अपितु किताबों में पढ़कर जानने की कोशिश कर रहा है। यही उसके जीवन की विडंबना है कि आज मनुष्य प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य की अनुभूति से वंचित हो गया है। अगला प्रश्न है, प्रकृति मनुष्य की सहचरी है, इस विषय पर विचार व्यक्त करते हुए आज के संदर्भ में इस कथन की वास्तविकता पर प्रकाश डालिए। उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, प्रकृति मानव की चिर सहचरी है। मानव अनादिकाल से प्रकृति के साथ रह रहा है, उसके सौंदर्य पर मुग्ध हुआ है और प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को उसने अपनी आंखों से देखा है। परंतु वर्तमान युग की विडंबना यह है कि वह प्रकृति से कटता जा रहा है। यदि प्रकृति है तो मनुष्य है, मनुष्यता है, मानवता है। प्रकृति के साथ ही मनुष्य अपना जीवन जीता है और प्रकृति के साथ ही मनुष्य अपना जीवन जीता हुआ मानवता की सेवा के कार्य करता है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि प्रकृति मानव की चिर सहचरी रही है और अनादिकाल से प्रकृति के साथ ही मानव रहता आया है। उसके सौंदर्य को वो देखता है, उसके सौंदर्य पर वो मुग्ध होता है और अपने जीवन को वह व्यतीत करता है। प्रकृति में होने वाले जो परिवर्तन है उसको वह अपनी आंखों से देखता है, अपने अनुभव में ढालता है और इस प्रकार उसके जीवन के साथ में प्रकृति का जुड़ाव बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है। प्रकृति उसके लिए एक सहचरी के रूप में होती है। परंतु वर्तमान युग की विडंबना यह है कि मनुष्य प्रकृति से कटता जा रहा है। बाहर निकलकर प्रकृति की छटा का अवलोकन करने का अब वर्तमान पीढ़ी को अब चाहत ही नहीं है। वर्तमान पीढ़ी की रुचि ही नहीं है कि वह प्रकृति का अवलोकन करे, प्राकृतिक छटाओं को देखकर उसके सौंदर्य में अपने आप को मुग्ध कर ले। इस प्रकार का भाव वर्तमान पीढ़ी में दिखाई कम पड़ने लगा है। कमरों में बंद रहकर हम टीवी देखना अधिक पसंद करते हैं। प्रकृति के दर्शन करने के बजाय, प्राकृतिक क्षेत्रों के में जाकर के प्रकृति का आनंद लेने के बजाय, प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन करने के बजाय हम बंद कमरों में बैठकर टीवी देखना अधिक पसंद करते हैं। कवि को यह सब अच्छा नहीं लगता। इसी विडंबना को उसने इस कविता में व्यक्त किया है। वसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है? वसंत आया कविता में कवि की प्रमुख चिंता यह है कि आज के मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट सा गया है। वसंत ऋतु का आना अब प्रकृति निरीक्षण से नहीं होता, कैलेंडर से जाना जाता है। पत्ते झड़ रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, आम के वृक्ष बोर से लद रहे हैं, भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, कोयल कूक रही है, इत्यादि जो प्रकृति में होने वाले ये परिवर्तन है,
इनको मनुष्य नहीं देख पा रहा। प्रकृति में होने वाले इन परिवर्तनों से हमें वसंत के आगमन का बोध नहीं होता है, अपितु कैलेंडर देखकर ही हम ये जान पाते हैं कि वसंत ऋतु आ गई है, वसंत पंचमी आ गई है। कैलेंडर से ही वसंत पंचमी की छुट्टी की जानकारी होती है। कवि ने आधुनिक मानव की जीवन शैली पर करारा व्यंग्य किया है कि आधुनिक मानव प्रकृति से दूर होता चला जा रहा है और उसका जीवन कृत्रिमता से भर गया है। जो प्रकृति का नैसर्गिक सौंदर्य है उसका पान करने के बजाय वह बंद कमरे में बैठकर टीवी देखना अधिक पसंद करता है। कविताएं पढ़ने से हमें पता चलता है कि वसंत में ढाक के जंगल लाल फूलों से भर जाते हैं। ढाक यानी पलास के जंगल, पलास के जो पेड़ हैं उन पे लाल लाल फूल खिल जाते हैं और ऐसे लगता है कि जंगल में आग लग गई हो। पलास के उन लाल लाल फूलों को देखकर ऐसे लगता है मानो पूरा का पूरा जंगल दहर दहर कर दहकने लगा हो, जल रहा हो और चारों तरफ लाल लाल सा रंग दृष्टिगोचर होता है। प्रकृति से दूर होते जाना मानव के लिए अच्छा नहीं है और यही कवि की मुख्य चिंता है। तोड़ो कविता से अब कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न है, पत्थर और चट्टान शब्द किसके प्रतीक है? पत्थर और चट्टान मन की खींच व ऊब यानी विघ्न बाधाओं के प्रतीक हैं। जैसे खेत को फसल के लिए तैयार करने हेतु पत्थर कंकड़ आदि निकाल दिए जाते हैं, इसी प्रकार साहित्य सृजन करने के लिए मन की खींच व ऊब जैसी विघ्न बाधाओं को नष्ट करने का आह्वान कवि कर रहा है। मन में जब तक ऊब, खीज और दुश्चिंता रहेगी तब तक उसमें सार्थक कविता अंकुरित नहीं हो सकती। इस प्रकार कवि पत्थर और चट्टान मन की खीज व ऊब यानी विघ्न बाधाओं के प्रतीक रूप में बताता है। भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डालें इस अपने मन की खीज को। गोडो गोडो गोडो, इन पंक्तियों का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। कवि का कथन है कि जब मिट्टी भुरभुरी और फसल के लिए तैयार हो जाती है, जब मिट्टी सरस और नमी युक्त हो जाती है तो उसमें बीज को पोषने वाला रस का संचार हो जाता है। मिट्टी सरसता से, नमी से भर जाती है, उसमें जैसे ही बीज आता है बीज को वह मिट्टी पोषित करना शुरू कर देती है। बीज उस मिट्टी में पोषने वाला रस उस बीज को पोषित कर देता है और उसमें बीज को पोषण करने वाला रस उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार कवि का कथन है कि जब मिट्टी भुरभुरी और फसल के लिए तैयार हो जाती है तो उसमें बीज को पोषने वाले रस का संचार हो जाता है। ऐसी मिट्टी में बोया गया बीज मिट्टी के उस रस के संपर्क में आकर अंकुरित हो जाता है। इस प्रकार से वह बीज अंकुरित हो जाता है। इसी प्रकार जब हम अपने मन को उसमें व्याप्त ऊब खीज से मुक्त कर देंगे तब वह रचना यानी सृजन कार्य करने हेतु तत्पर हो जाएगा। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को। जब मिट्टी में रस होगा, नमी होगी, तभी तो वह बीज का पालन पोषण करेगी, सरसता से भर देगी, बीज को अंकुरित कर देगी। उसमें अंकुरित होने से पौधे उत्पन्न होकर बहुत सारा फसल और अन्न का उत्पादन हो सकेगा। हम इसको क्या कर डालें अपने मन की खींच को। इसी प्रकार हमें भी अपने मन की खींच को मिटाना होगा, अपने मन को उर्वर बनाना होगा, तभी इस मन से सुंदर और बेहतरीन रचनाएं उत्पन्न हो सकेगी। गोडो गोडो गोडो, कवि आह्वान कर रहा है कि मिट्टी को उपजाऊ बनाओ, इसमें से कंकड़ पत्थर सब हटा दो और मिट्टी को मुलायम और उपजाऊ बनाओ। इसी प्रकार से कवि साथ ही साथ यह भी आह्वान कर रहा है कि अपने मन से भी ऊब को, खीज को, निराशा को, दुश्चिंता के भाव को हटा दो और इसे सुखद भाव से भर दो। अपने मन के मैदानों पर इस प्रकार का भाव उत्पन्न कर दो जिससे उसमें से सरस रचनाएं उत्पन्न हो सके, सरस और सौंदर्य से भरी हुई रचनाओं की सृष्टि हो सके। खीज से मुक्त कर देंगे तब वह रचना सृजन करने हेतु तत्पर
हो जाएगा। कविता का आरंभ तोड़ो 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 से हुआ है और अंत गोडो 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 से हुआ है। विचार कीजिए कवि ने ऐसा क्यों किया है। कविता के प्रारंभ में आई पंक्ति तोड़ो 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 उन पत्थरों व चट्टानों को नष्ट करने की, तोड़ने की प्रेरणा देती है जो खेत को ऊसर बंजर और अनुपजाऊ बने हुए हैं। ऐसी सभी चट्टानें, ऐसे सभी पत्थर जो खेत को ऊसर बंजर व अनुपजाऊ बनाए हुए हैं, उनको नष्ट करने की, तोड़ने की प्रेरणा तोड़ो 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 के माध्यम से कवि देता है। ठीक इसी प्रकार मन में निहित खीज, ऊब व निराशा को दूर करके मन को उससे मुक्त करने को भी कवि कहता है। जमीन से कंकड़ पत्थर हटाकर फिर उसे गोदना पड़ता है, तब वह फसल के लिए तैयार होती है। वह उपजाऊ, मुलायम और चिकनी बन जाती है, फसल के लिए तैयार हो जाती है जब उसकी ठीक प्रकार से गुदाई हो जाती है। नव निर्माण के लिए गोडो 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 कहकर परिश्रम की प्रेरणा कवि ने प्रदान की है। इस कविता की अंतिम पंक्ति के रूप में कवि ने कहा है गोडो गोडो गोडो, यानी परिश्रम की प्रेरणा देने के लिए कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से आह्वान किया है कि मिट्टी को मुलायम बना दो, मिट्टी को उपजाऊ बना दो, मिट्टी में से कंकड़ पत्थर सब प्रकार की विघ्न बाधाएं हटा दो और मिट्टी को सरस और नमी से भर दो, अच्छे खेत के रूप में बना दो, चरती परती को हटा दो और उसके स्थान पर सरस और नमी युक्त हरियाली उत्पन्न करने वाले खेत तैयार कर दो। ये कहकर परिश्रम की प्रेरणा कवि ने प्रदान की है। तुकदार शब्दों की पुनरावृत्ति से कविता में विशेष प्रभाव उत्पन्न हो गया है। ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। यहाँ पर झूठे बंधनों और धरती को जानने से क्या अभिप्राय है? ये झूठे बंधन कौन से हैं और धरती को जानने से क्या अभिप्राय है? कवि हमें उद्बोधन देता हुआ कहता है कि धरती को खेती के लिए तैयार करने हेतु हमें चट्टानें व पत्थर तोड़ने होंगे और धरती को उपजाऊ बनाना होगा। यदि धरती को उपजाऊ बनाना है तो हमें चट्टानों को व पत्थरों को तोड़ना होगा। इसी प्रकार मन को उर्वर बनाने के लिए रूढ़ियों तथा बंधनों को तोड़कर इनसे छुटकारा पाना होगा। यदि हमें अपने मन को उपजाऊ बनाना है तो हमें रूढ़ियों को तोड़ना होगा तथा अनावश्यक रूप से बंधन बांध रहे ऐसे सामाजिक बंधनों को भी तोड़ना होगा और इनसे छुटकारा पाना होगा। कवि कहते हैं कि इसी प्रकार मन को उर्वर बनाने के लिए रूढ़ियों तथा बंधनों को तोड़कर ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। कवि कहता है कि इस प्रकार मन को उर्वर बनाने के लिए हमें रूढ़ियों तथा बंधनों को तोड़ना होगा, इनसे छुटकारा पाना होगा। जमीन को उपजाऊ खेत में बदलना सृजन की पहली आवश्यकता है। तभी धरती को हम जान पाएंगे, तभी हम सृजन कर पाएंगे। इस प्रकार धरती को उपजाऊ खेत में बदलना ही धरती को पहचानना है और धरती को उपजाऊ खेत में बदल कर ही हम बेहतरीन सृजन कर पाएंगे। इस प्रकार से जमीन को उपजाऊ खेत में बदलना सृजन की पहली आवश्यकता है। आधे आधे गाने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? इस कथन द्वारा कवि यह कहना चाहता है कि जब उसके मन में ऊब और खीज होती है तब मन से आधे अधूरे गीत निकलते हैं। जब उसका मन ऊब से और खीज से भरा होता है, जब वह आधे अधूरे मन से काम करता है तो उसके मन से पूरी रचनाएं नहीं निकलती, आधी अधूरी रचनाएं, आधे अधूरे गीत ही उसके मन से निकलते हैं। इस कथन के द्वारा कवि यह कहना चाहता है कि जब उसके मन में ऊब और खीज होती है तब मन से आधे अधूरे गीत निकलते हैं, अर्थात उसकी रचना धर्मिता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मन की सहज स्थिति में जो कविता निकलती है, जब उसका मन सहज होता है, ऊब और खींच के भाव से मुक्त होता है, तब उसके हृदय से सहज रूप में कविताएं निकलती है। मन की सहज स्थिति में जो कविता निकलती है वह ऊब खींच भरी मन स्थिति में नहीं निकल पाती है। भाव यह है कि मन की ऊब और खींच से मुक्ति पाकर ही सार्थक कविता की रचना की जा सकती है। जब मन से मुक्ति, जब मन से खींच और ऊब को मुक्त कर दिया जाएगा
तभी मन से सार्थक रचनाओं की सृष्टि होगी, सार्थक रचनाओं का अंकुरण होगा और सार्थक रचनाओं का सौंदर्य पाठकों को और हमें दृष्टिगोचर होगा। इस प्रकार कवि कहते हैं, भाव यह है कि मन की ऊब और खीज से मुक्ति पाना बेहद आवश्यक है। जब हम मन की ऊब और खीज से मुक्ति पा लेंगे तभी सार्थक कविता की रचना हो सकेगी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 6 साहित्यकार कवि रघुवीर सहाय द्वारा रचित रचनाएं, पहली रचना वसंत आया और दूसरी रचना जिसका शीर्षक है तोड़ो से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल किए हैं। अगले वीडियो में हम अध्याय 7 कवि तुलसीदास द्वारा रचित रचनाएं, पहली रचना जिसका शीर्षक है भरत राम का प्रेम और दूसरी रचना पद गीतावली से लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।